कोका कोला का दशकों का प्रभुत्व जल्द ही समाप्त हो सकता था। वो कैसे, जानिए आज के वीडियो में। 1940 व 50 के दशक के दौरान इसके पास बाजार का 60% से अधिक हिस्सा था। पेप्सी भी आसपास थी, लेकिन वह बाजार में हावी होने के प्रयास करते हुए कई बार दिवालिया भी हो गई थी। हालांकि 1970 के दशक तक पेप्सी ने कई हिट मार्केटिंग अभियानों के साथ अपनी प्रगति में तेजी देखी। जहां कोक का प्राथमिक लक्ष्य बड़े उम्र के लोग थे, वहीं पेप्सी का विस्तार छोटी उम्र के लोगों में हो रहा था। 1980 तक पेप्सी केवल कोक से 3% पीछे थी। इस स्थिति ने अनजाने में कोक को बहुत असहज बना दिया। उन्होंने तब ऐसा कुछ किया जो किसी को दबाव में कभी नहीं करना चाहिए, ओवर रिएक्ट। फिर उन्होंने अपनी मूल रेसिपी ही बदल दी, लेकिन अनुकूल डेटा के बिना उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया। तो क्या गलत हुआ था? महीनों पहले कोका कोला ने प्रोजेक्ट कैंसस शुरू किया था। यह एक परमाणु प्रयोग की तरह लगता है, लेकिन यह सिर्फ एक नई रेसिपी के लिए एक परीक्षण परियोजना थी। अलग अलग सर्वेक्षणों में उन्होंने पाया कि 75 से अधिक लोगों को स्वाद पसंद आई, 15% उदासीन थे और 10% नाराज थे। जब शोधकर्ताओं ने समूह में सर्वेक्षण देखा, उन्होंने देखा कि इन 10% लोगों का सहकर्मियों पर दबाव का प्रभाव बहुत अच्छा था। जब नए कोक को रिलीज किया गया था, तो ये 10% लोग विरोध करने लगे और अपनी नाराजगी प्रकट करने लग गए। फिर न्यूज में भी इस चीज का कवरेज होने लग गया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इसे ऐसा भी माना जाता था कि कोक ने एक बड़ी सांस्कृतिक गलती की हो, और उस समय कोका कोला की ग्राहकों के लिए हॉटलाइन भी थी, और इस पे एक दिन में 1000 से अधिक फोन कॉल आते थे, जिसमें लोग अपनी शिकायतों को दर्ज करते थे। नए रेसिपी के अतिरिक्त अचानक हुए हमले के बाद कोक के अधिकारियों ने एक मनोचिकित्सक को काम पर रखने के लिए कहा, जिसने बाद में कहा कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था मानो वे परिवार के किसी सदस्य की मौत पर चर्चा कर रहे हो। फिर पेप्सी ने अपनी चाल चली, कोक की गलती का मजाक उड़ाते हुए अपने विज्ञापन चलाए। बदले में पेप्सी और कोक का बाजार में हिस्सा गिरता जा रहा था, और दूसरी ओर प्रमुख मीडिया कंपनीज ताने मारने लग गए थे। वास्तव में कोक की बिक्री में गिरावट देखी गई, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके ब्रांड की धारणा को बड़ा नुकसान हुआ। यह दिलचस्प है कि इतना अधिक डेटा पहले से अनुकूल था। जिस सर्वेक्षणों में नए कोक को 70% लोग ने पसंद किया था, उसके बाद के सर्वेक्षणों में वह 13% दिखाई दिया। नए स्वाद की धारणा में विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा था। यह उस पैमाने पर पहुंच गया जहां प्रशंसकों ने स्पोर्ट्स अरीना में कोक के विज्ञापनों का मजाक बनाया। नए कोक के जारी होने के ठीक 3 महीने बाद कोका कोला के अध्यक्ष ने नए वाणिज्यिक घोषणा की, जिसमें कहा गया कि पुराना कोक वापस आ जाएगा, और उन्होंने माना कि यह उनकी गलती थी। और इसलिए आजकल आप देखेंगे कि सभी कोका कोला के कंटेनर पर क्लासिक या ओरिजिनल लिखा होता है। कोक ने बिना बिकी हुई नए कोक की इन्वेंट्री पर $30 मिलियन का घाटा देखा, और रिसर्च पर $4 मिलियन का घाटा हुआ, जो 2020 में लगभग $80 मिलियन होता है। आज नए कोक की कहानी विपणन आपदाओं के लिए एक मजाक बन गई है, और उसे अमेरिका में लगभग हर विपणन कार्यक्रम में सिखाया भी जाता है। तो इस सब में गलतियां क्या हैं? सिर्फ एक रेसिपी बदलने के लिए कोक ने इतनी मेहनत क्यों की? इसके 3 कारण हैं। पहला, उन्होंने सहकर्मी के दबाव की अविश्वसनीय शक्ति को नजरअंदाज कर दिया। निर्णय के डर से कई लोग सार्वजनिक रूप से नए कोक से बचते हुए पाए गए थे। दूसरा, उन्होंने अपने सबसे बड़े ब्रांड अधिवक्ताओं को सम्मानित करने का महत्व भी सीख लिया, और आपके उत्पादों के ग्राहक के पास विरोध करने की ताकत भी होती है। यही कारण है कि फिल्म निर्माताओं ने रीमेक और सीक्वल बनाने का काम किया है। तीसरा, वे कोक के सांस्कृतिक मूल्य को भूल गए, और कोक का एक लंबा इतिहास है जो अपने पीने वालों के लिए नॉस्टैल्जिया की भावना लाता है। सभी उत्पाद कार और इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह नहीं होते हैं। उन्हें सिर्फ एक आईफोन के नए संस्करण की तरह बदला नहीं जा सकता है। नए कोक के आपदा के साथ ऐसा लगता है कि इस वाक्यांश का उपयोग पहले कभी नहीं हुआ है। अगर ये टूटा नहीं है तो इसे ठीक भी ना करें।